Good noon, students. I hope you all are in safe at your home. So let's start our next topic of chapter 1 history, the revolution of liberals in 1848. So सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि 1830 का जो डिकेड था वो यूरोप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आया था। 19th सेंचुरी के जो फर्स्ट हाफ वाला जो पीरियड था उसमें यूरोपियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ज़्यादातर जो अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से फिर बढ़ गया था और इस वजह से लोगों को बहुत बड़ी कंपटीशन था लोगों के सामने। और इसके साथ साथ जो हमारे जो रीजन्स थे उनमें मोनार्की जो स्थापित थी, कुलीन वर्ग जो एरिस्टोक्रेसी स्थापित थी, मोनार्की सेटअप थी, तो वो लोग भी टैक्स तो बढ़ाते थे लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में क्रांति का होना, रिवॉल्यूशन का होना तो पॉसिबल था ही। तो रिवॉल्यूशन फिर से एक बार 1848 में लिबरल्स की रिवॉल्यूशन हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भाग लिया वो एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ फ्रांस जॉइंड द रिवोल्ट गोइंग ऑन इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। ये क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी रिवॉल्यूशन जब फ्रांस छींकता है तो वो पूरे यूरोप पे उसका असर होता है। ऐसे हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा है मेटरनिक के बारे में। तो फिर से एक बार जो क्रांति करने वाले जो लिबरल्स थे, यानी कि जो एजुकेटेड जो मिडिल क्लास पर्सन्स थे, इन्होंने यूरोप में एक बार यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में फिर से एक बार नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट किया। एंड दिस लिबरल्स रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स it led to the removal of absolute monarchy and setting up the republic as suffrage was given to all the male population। ये हम बात कर रहे हैं यूरोप में ऑलमोस्ट सभी पार्ट की। वैसे स्पेशली पहले यहाँ पर फ्रांस की बात की जाएगी कि लुईस फिलिप को, जो इन सारी प्रॉब्लम्स के चलते लुई फिलिप्स को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी और दोबारा से एक बार नेशनल असेंबली ने गणतंत्र का डिक्लेरेशन किया था, रिपब्लिक बना दिया था। और 21 ईयर्स से अबव जितने भी जो एडल्ट मेल पॉपुलेशन थी उन सभी को सफरेज प्रदान किया गया, उन सभी को राइट टू वोट प्रदान किया गया और फ्रांस को एक पूरी तरीके से रिपब्लिक बना दिया गया। इन कंट्रीज लाइक इटली, अब हम ये देखते हैं कि फ्रांस में तो ये हुआ, फ्रांस में लुई फिलिप की मोनार्की जाती रही और उस वहां पर एक पूरी तरीके से गणतंत्र स्थापित हो गया 1848 में। अब जो अदर कंट्रीज थे उनके बारे में देखिए क्या हुआ। इन कंट्रीज लाइक इटली, जर्मनी, पोलैंड एंड द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वेयर द मॉडर्न स्टेट्स वर नॉट फॉर्म्ड, men and women of liberal middle class combined their resources for a demand towards a constitutionalism combined with the national unification। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि इटली, जर्मनी और पोलैंड ये सारे जो राष्ट्र थे ये 1848 तक, अभी तक भी ये एक नेशन स्टेट नहीं बने थे। तो उस कंडीशन में यहाँ के जो मिडिल क्लास लोग थे इन्होंने अपने रिसोर्सेज अपने कंट्री के लिए, अपने इन कंट्रीज के नेशनल यूनिफिकेशन के लिए और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक संविधान लागू करने के लिए अपनी मांगों को मांगना स्टार्ट कर दिया। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन अनरेस्ट, क्योंकि उस समय पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म की फीलिंग का माहौल था। लोग जगह जगह क्रांतियां कर रहे थे और क्रांतियों से प्रभावित हो रहे थे। तो इसी चीज का फायदा जो है वो इटली, जर्मनी, पोलैंड इनके लोगों ने भी उठाया और उन्होंने उठाया एंड पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन। और इसमें सबसे बड़ी पहल की गई है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में। साथ ही साथ ये लोग, ये मिडिल क्लास एजुकेटेड पर्सन ये भी चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें कि
प्रेस को फ्रीडम दी जाए और हमें एक संघ बनाने का अधिकार भी दिया जाए। मतलब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये दोनों चीजें भी वो अपने इस एक नेशन यूनिफिकेशन के साथ साथ ये दोनों चीजें भी वो चाहते थे। द जर्मन रिजाइन मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिशंस दे केम टुगेदर। अब यहाँ पर बात आ रही है कि कैसे जर्मन रीजन्स जो 39 स्टेट्स का एक यूनियन बनाया था नेपोलियन ने, जिसको कि ड्यूक मैटरनिक ने भी वियना कांग्रेस के दौरान उसको डिफ्यूज नहीं किया, तो उन्हीं जर्मन रीजन्स के जो छोटे छोटे एरियाज थे उनके इन मिडिल क्लास लोगों ने फ्रैंकफर्ट सिटी में 1848 में दे केम टुगेदर एंड व्हाट दे डिड, सी दीज पीपल वर अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल एसोसिएशन दैट एम टू क्रिएट एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ओके, उनका जो जैसे कि फ्रांस में नेशनल असेंबली बनाई थी 3rd स्टेट के लोगों ने, ऐसे ये लोग भी पॉलिटिकल एसोसिएशन से दूर थे, ये पॉलिटिकल एसोसिएशन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये जर्मन नेशनल असेंबली बनाना चाहते थे और जर्मनी को एक किसके अंदर लाना चाहते थे, एक संविधान के अंदर एक संविधान बनाना चाहते थे, उसको यूनिफाई करना चाहते थे। ऑन 18 मई 1848 831 elected members of assembly marched to take part in Frankfurt Parliament and convent in the Church of St. Paul। वहाँ पर ये इकट्ठा हुए और जो जर्मन रीजन्स जो छोटे छोटे 39 रीजन्स थे उनको यूनिफाई करने के लिए इन्होंने एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की, जो जिसका जो स्पॉट था वो था सेंट पॉल चर्च। अब देखिए, किंग फेडरिक विलियम IV ऑफ प्रशा, जो उस समय प्रशा का शासक था, उसको कहा गया वॉज ऑफर्ड दैट द क्राउन बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। क्यों उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि मैं जर्मनी का शासक नहीं बनूंगा? क्योंकि जर्मन पीपल दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और ये जो प्रशा का शासक था ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आना नहीं चाहता था। और उसने किसको सपोर्ट किया? उसने सपोर्ट किया है टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जॉइन द ग्रुप ऑफ मोनार्क्स। अदर जो मोनार्क्स थे, जो एब्सोल्यूट मोनार्क थे, उनको सपोर्ट किया और कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि वो अपनी एब्सोल्यूट मोनार्की को खोना नहीं चाहता था। इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वुमेन सफरेज रिमेन्ड अ कंट्रोवर्शियल इशू डिस्पाइट देयर पार्टिसिपेशन। इसमें वुमेन ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, लेकिन उनको इस रिवॉल्यूशन में इस 1848 तक भी वुमेन सफरेज नहीं मिल पाया। केवल मेल जो कि 21 ऑफ ईयर्स एज से ऊपर थे उन्हीं को सफरेज इस समय में मिलना तय हो पाया। तो इनकी प्रेजेंस जो थी वो केवल एक ऑब्जर्वर की तरह ही रह सकी। इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, ये जो 1848 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? कंजर्वेटिव फोर्सेस suppressed to the liberals movement but failed to restore the old order। कंजर्वेटिव हमेशा चाहते थे कि पुरानी राजशाही जो मोनार्की है वो सेटअप हो जाए, लेकिन इस रिवॉल्यूशन के बाद वो लिबरल्स के इस मूवमेंट को तो क्रश करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन वो अपनी दोबारा से जो पुराना जो सिस्टम था उसको रिस्टोर नहीं कर पाए। Thus, after 1848 ऑटोक्रेटिक मोनार्क इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। उन्हें बाय हुक एंड बाय क्रुक उनको ये रिफॉर्म्स करने पड़े, जैसे एवोल्यूशन ऑफ सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर इन रशिया एंड मोर एटोनॉमी टू हंगेरियंस इन हैब्सबर्ग एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ये कुछ चेंजेस थे जो अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर सर्वडम था, जहाँ पे दास प्रथा थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार मतलब मानवों को कौन कौन से सिटीजन्स राइट्स की मांग उठने लगी, उनको उनके राइट्स दिए जाने लगे। तो इस तरीके से इस रिवॉल्यूशन का काफ़ी गहरा असर यूरोप की मोनार्की सिस्टम पर